हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य से तो आप काफ़ी अच्छे होंगे, बट मन से थोड़े निराशाजनक होंगे। उसका बड़ा रीज़न भी यही है कि मार्केट में जो लगातार गिरावट हो रही है उससे सभी लोग निराश हैं, उदास हैं कि भाई ये कब वापस तेज़ी आएगी, कब हमें हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सबके पोर्टफोलियो डाउन चले जा रहे हैं और लॉस देखने को मिल रहा है, जिससे ये निराशा होनी ही है। अब ये जो गिरावट है लगातार क्यों हो रही है भाई? पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ी गिरावट होती थी फिर वापस मार्केट संभल जाता था। अब ये लगातार 5 महीने से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है, कुछ कुछ शेयर्स तो आधे से भी कम हो गए हैं। तो ये रिकवरी कब आएगी, आखिर ये अपना बॉटम बनाएगा कब, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर फ्राइडे के मार्केट को देखें, मतलब कल के मार्केट को देखें, तो मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मतलब 28 फरवरी को मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ, क्रैश ही कह सकते हैं, इतना ज़्यादा गिरावट लगातार हो रही है। उसके बीच में एक और गिरावट हो रही है, तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अभी अगर आपने मार्केट को नोट किया होगा, पिछले 5-6 महीनों से अगर आप मार्केट को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2024 से, मैं हर वीडियो के अंदर बात भी करता हूँ, अक्टूबर 2024 से लगातार हमें हर महीने एवरेजली गिरावट देखने को मिली है। एक दो दिन तेजी आई वो मतलब नहीं है, एवरेजली जो 5 महीनों से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हर महीने का ओवरऑल काउंट करते तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने लगातार गिरावट देखने को मिली है। और ये चीज़ पहले एक बार हो चुकी है, वो हो चुकी है 28 साल पहले, 1996, मतलब 1996 के अंदर ये पहले चीज़ हो चुकी है। तब गिरावट हुई थी जुलाई से लेकर नवंबर तक। उस टाइम मार्केट 5 महीने लगातार गिरा था, 5 महीने लगातार गिरा, उसके बाद वापस थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। ये 5 महीने लगातार गिरावट 1996 के अंदर हुई थी। तो अभी तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि ये जो भी 5 महीने लगातार गिरावट होती, अभी 5 महीने वापस 2024-25 में गिरावट हुई है, तो ये गिरावट जो है हो सकता है पिछली 1996 का जो गिरावट है उसका रिकॉर्ड तोड़ दे, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर उस टाइम निफ्टी की बात करें, अगर मार्केट की बात करें, तो ऑल टाइम हाई से 26% डाउन हो गया था उस टाइम निफ्टी, उस टाइम 1996 के अंदर। और अभी अगर मार्केट की बात करें, सारे इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे सेंसेक्स जिसमें टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, वो लगभग 11.5% गिरा है टॉप हाई से अपने, मतलब टॉप लार्ज कैप कंपनीज के अंदर भी लगभग 11.5% की गिरावट हुई है। फिर निफ्टी 50 जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज होती है, उसमें 12.65% की गिरावट हुई है ऑल टाइम हाई से। 12.65% बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज कैप कंपनीज को देखें तो ज़्यादा ही है। फिर मिड कैप इंडेक्स लगभग 20% डाउन हुआ है, मिड कैप इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरावट है। फिर स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 22% डाउन हुआ है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप ही गिरते हैं। हालांकि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर 50% से भी ज़्यादा गिरावट हुई है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अंदर 30% से भी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो एवरेजली निकालते हैं, एवरेज इतना निकलता है लगभग, ये एक अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ। और पिछले 30 साल की अगर बात करें, 28 साल पहले 1996 के अंदर 26% की गिरावट हुई थी। अगर मान लो कि भाई वो 26% का भी रिकॉर्ड तोड़े, तो मतलब आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मतलब शेयर जो आधे हो गए हैं, आधे से भी आधे हो जाएंगे, चौथाई हो जाएंगे शेयर। तो बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है। पॉजिटिव साइन मतलब कोई पॉजिटिव सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है, कुछ निश्चितता नज़र नहीं आ रही कि आगे मार्केट चढ़ेगा। लास्ट 5 महीने के अंदर जो गिरावट हुई है, अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स मतलब BSE 30 की बात करें, तो 26 सितंबर 2024 से लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप कम हुआ है, सिर्फ BSE सेंसेक्स का बता रहा हूँ। और बाकी इंडेक्स अगर मिला दे, BSE के इंडेक्स मिला दे, NSE के तो अलग है, BSE के इंडेक्स मिला दे, तो लगभग 92 लाख करोड़, 92 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप डाउन हुआ है। और BSE सेंसेक्स जो है उसकी टॉप 30 जो कंपनीज आती है, टॉप 30 कंपनीज, उनमें से 28 कंपनीज के अंदर गिरावट देखने को मिली है। उनमें से सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है टाटा मोटर्स के अंदर, 35% की सबसे ज़्यादा गिरावट है। आप में से किन किन लोगों के पास टाटा मोटर का शेयर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर एशियन पेंट्स के अंदर भी 30% के आसपास गिरावट हुई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके अंदर भी 30% के आसपास गिरावट हुई है। इंडसइंड बैंक, इसके अंदर भी 30% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो टॉप 4 शेयर्स हैं, मतलब BSE सेंसेक्स के टॉप 4 शेयर्स, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बाकी उसके अलावा टॉप 30 में से टॉप 28 स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी निराशाजनक और चिंताजनक बात है। तो अभी ये गिरावट का कारण क्या है, लगातार क्यों गिर रहा है मार्केट, देखिए वापस संभल क्यों नहीं रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो देखिए, मार्केट कब गिरता है, मार्केट तब गिरता है जब अनिश्चितताएं होती है,
मतलब सामने कुछ क्लियर दिख नहीं रहा होता है कि भाई आगे ग्रोथ कैसी होगी। मान लो कोई चीज़ है भाई, किसी ने फैक्ट्री लगाई है, मान लो आप यूँ मान के चल सकते हैं हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, फाइटर जेट है, तो एरोडायनेमिक्स टाइप की पूरी इंडस्ट्री लगाई है उसने। तो अब अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, उसकी मशीन्स देखें, तो उसके हिसाब से हमें वो एक टारगेट देता है कि भाई मेरे पास ऑर्डर्स पड़े हैं, लगभग 50 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स इनके ऑर्डर्स आ रखे हैं, और मैं इस साल 25 हेलीकॉप्टर्स बना दूंगा। तो उसका विज़न क्या है, क्लियर नज़र आता है। फिर क्या होता है कि भाई उसने एक अनुमान दिया, उससे भी थोड़ी ग्रोथ आती है। अनुमान उसने क्लियर एक विज़न दिया अपना, फिर वो 25 उसने कहा कि मैं बना दूंगा, पर मान लो वो 30 बना लेता है भाई एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर, जो उसके 50 ऑर्डर थे, उसने कहा 25 बनाऊंगा, अब उसने 30 बना लिए। तो क्या है कि अपने उम्मीद से भी बढ़िया काम किया, तब क्या है कि स्टॉक मार्केट मतलब उसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। सेम ऐसा का ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर भी है भाई। उम्मीद से भाई उम्मीद जितनी लगाए उतना रिजल्ट आए या उससे अच्छा आए, तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब क्लैरिटी आती है। अब यहाँ क्या अभी का माहौल ऐसा है कि अनिश्चितताएं नजर आ रही है कि आगे मार्केट के अंदर क्या होगा। तो अनिश्चितताओं के पीछे जो बड़े कारण अभी नजर आ रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण है ट्रंप। ट्रंप जो है बार बार नई नई चीज़ें, नए नए नियम लेके आ रहे हैं, जिससे दूसरे देशों पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अंदर थोड़े बहुत मुझे लगता है एलॉन मस्क भी शामिल है। तो ये बड़े अनिश्चितता के कारण है। अभी देखिए क्या हुआ कि भाई वो टैरिफ जो लगाने वाले थे 2 अप्रैल से लगाने वाले थे मैक्सिको और कनाडा पर, अब इन्होंने डिसाइड किया कि 4 मार्च से ये 25% का टैरिफ लगा देंगे। फिर चाइना पर 10% का टैरिफ लगाने वाले हैं, मतलब जो टैरिफ बाद में लगाने वाले थे अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये मार्केट के अंदर ऐसी अनिश्चितता हो गई, पहले आप अप्रैल था फिर मार्च कर दिया, मतलब टैरिफ तो लगाने वाले ही थे, उसके अंदर भी अनिश्चितता। फिर इंडिया वगैरह पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह वो भी लगाने वाले हैं, मतलब जितना इंडिया लगाता है उतना सेम इंडिया पर भी लगेगा टैरिफ। तो ये जितनी कंट्रीज पर टैरिफ वगैरह लगाएंगे, इससे क्या होगा कि ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ेगी। ग्लोबल ट्रेड वॉर मतलब ये व्यापारिक जो वॉर या युद्ध कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए जब यूएसए ऐसे टैरिफ्स लगाएगा, फिर क्या होगा कि दूसरी देश भी कुछ ना कुछ करेंगे। अभी कुछ ना कुछ करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे अदर देश। तो ये अनिश्चितता है। जब ये अनिश्चितता जब तक बनी रहेगी, तब तक मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। अब क्या है कि मार्च के अंदर ये सारी चीज़ें लागू होगी, तो क्या है कि इसका रिजल्ट आने में हमें मतलब जो इसके आउटकम्स क्या आएंगे, उसके 15 दिन 20 दिन महीना लगेगा। फिर कुछ दूसरे देश इस पर वापस कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे, फिर उसके अंदर और टाइम लगेगा। तो महीने 2 महीने जो है मतलब मार्च और अप्रैल और हमें अनिश्चितताओं वाले लग रहे हैं। इस कारण हो सकता है मार्केट में हमें वापस थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले, तो हमें संभल कर रहना चाहिए। ये चीज़ फिक्स नहीं है कि गिरावट होगी, बट ये अनिश्चितताएं मैंने आपको बताई, जिससे आपकी क्लैरिटी आ गई होगी कि ये गिरावट क्यों है, अनिश्चितताएं क्यों हैं और कब तक रहेगी। फिर दूसरा कारण जो टैरिफ लगाए हैं, इससे एशियन मार्केट्स भी डाउन हुए हैं। अब चाइना पर जो है 10% का टैरिफ लगा रहे, जैसे चाइना के मार्केट है, हांगकॉन्ग का मार्केट है, शंघाई मार्केट है, ये भी डाउन है। फिर जापान की बात करें तो जापान के अंदर एफ की सेलिंग आ रही है, इंडिया के अंदर भी एफ की सेलिंग है। तो ये जो बड़े मार्केट है, एशिया के बड़े मार्केट के अंदर गिरावट है, इस कारण भी संकेत वीक हैं। फिर उसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर भी काफ़ी मंदी आ सकती है। अमेरिका बाहर से तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, पर अंदर से काफ़ी अर्थव्यवस्था उसकी हिली डुली है, मतलब इकोनॉमी वाइज अभी देखें तो अमेरिका काफ़ी वीक चल रहा है। तो ये है कुछ गिरावट के कारण, अनिश्चितताओं के कारण। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल स्टॉक से आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब ये अनिश्चितता कब तक रहेगी, तो देखिए अभी एक और चीज़ है, अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से अभी अपने लो के आसपास वापस सेटल हो रहे हैं, मतलब अपने जो फेयर वैल्यूएशंस के आसपास सेटल हो रहे हैं। अभी लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है। तो उम्मीद है कि लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले, जो एफ की सेलिंग है वो थोड़ी हमें कम देखने को मिले आने वाले टाइम। और अगर फ्राइडे की मार्केट की बात करें, सेंसेक्स करीबन 1400 पॉइंट गिरा है, करीबन 1.90% के आसपास। निफ्टी 50 420 पॉइंट गिरा है, करीबन 1.86% के आसपास। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिरा है, 0.82% के आसपास। मिड कैप इंडेक्स 1221 पॉइंट 2.5% के आसपास, ज़्यादा गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स 450 पॉइंट 3% की गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट आप कह सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा ही गिरावट है। तो फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, मतलब जो फरवरी का आखिरी दिन 28 फरवरी काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई क्या मार्च के अंदर भी ऐसी गिरावट रहेगी, मार्च का महीना अच्छा रहेगा या वही लगातार गिरावट जारी रहेगी। हिस्टोरिकली देखें तो मार्च के अंदर ज़्यादातर तेजी रही है,
हिस्टोरिकली मतलब लगभग आप 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो मार्च के अंदर लगभग हमें तेजी देखने को मिली है। मतलब लास्ट 15 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें 10 बार जो है मार्च के अंदर तेजी देखने को मिली है। और 1996 की बात करें तो भी मार्च के अंदर हल्की फुल्की हमें तेजी देखने को मिली थी। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो भी एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सेलिंग की है इन्होंने, 5 महीने तक लगातार सेलिंग की है, तो उसके अंदर जो गति है एफआईआईज की सेलिंग की गति वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि लार्ज कैप जो है अपनी वैल्यूएशंस के आसपास सेटल हो चुके हैं, फेयर वैल्यूएशंस के आसपास, तो हो सकता है वापस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, ऐसा अंदाज़ा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट तो नहीं रुकेगी, हाँ थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है गिरावट, क्योंकि अभी तक अनिश्चितताएं ज़्यादा हैं। ग्लोबली ट्रेड वॉर छिड़ेगा तो और ज़्यादा अनिश्चितताएं होगी। बाकी मार्केट संभले तो वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ना संभले, बट जो आसार हैं, चांसेस है वो थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में मार्च में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है मार्च अप्रैल दोनों थोड़ा वीक रह सकते हैं। बाकी देखिए एक अंदाज़ा है, इसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। जो भी कोई भी आप डिसीजन बनाए बाय सेल का या इन्वेस्टमेंट का, वो अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और अभी अगर फ्राइडे के दिन बात करें तो ह्यूज सेलिंग की है एफआईआईज ने 11,600 करोड़ रुपए की, और डीआईआईज ने ह्यूज बाइंग की है 12,500 करोड़ रुपए की। तो अब मुझे लगता है मार्च के अंदर गिरावट तो होगी, मार्च और अप्रैल के अंदर, बट कम गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जो 5 महीनों में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है मार्च अप्रैल के बाद, और उसके बाद कुछ पॉजिटिव साइंस नज़र आते हैं तो हमें वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्च अप्रैल के बाद। और मार्च अप्रैल के बाद भी कुछ पॉजिटिव नहीं रहा तो हो सकता है हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। फिर दोस्तों जीडीपी के आंकड़े भी आ गए हैं। जीडीपी क्या करता है, अर्थव्यवस्था को मापता है। मापता मतलब उसका माप है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अगर जीडीपी घटती है तो अर्थव्यवस्था घटी है। मतलब सिंपल भाषा में आप यूँ समझ के चल सकते हैं। तो अभी थर्ड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ अगर देखिए तो 6.2% है। अनुमान लगाया था भाई 6.3% रह सकती है, बट अनुमान से थोड़ी कम थी। बट सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी देखिए तो 5.6% थी। तो सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के अंदर जीडीपी ग्रोथ हुई है, ये अच्छी बात है। पूरे ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान है 6.5% का, इतना अनुमान लगाया है। तो मतलब फोर्थ क्वार्टर के अंदर जीडीपी और बढ़ सकती है। तो अभी थर्ड क्वार्टर में जो जीडीपी बढ़ी है, इसके बढ़ने के पीछे के कुछ कारण हैं। मॉनसून के बाद गाँव के अंदर मांग बढ़ी, मतलब इंडियन विलेजेस के अंदर भी डिमांड देखने को मिली, कंजप्शन देखने को मिला है। दूसरा अभी ये जो थर्ड क्वार्टर था इसके अंदर फेस्टिवल सीजन भी था भाई, आप ये दिवाली है, क्रिसमस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, तो फेस्टिवल सीजन के कारण भी कंजप्शन वगैरह बढ़ा है। बाकी गवर्नमेंट ने भी कुछ खर्च बढ़ाया, कुछ योजनाएं लाई है, इस कारण भी हमें जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की जीडीपी अगर देखें क्वार्टर 3 की तो 8.6% थी, इस साल 6.2% है। तो इस साल का जो मेन गिरने का कारण भी यही है कि जीडीपी भी डाउन हुई है ओवरऑल। बट अभी ये अच्छी बात है कि भाई अभी जो जीडीपी है मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर, मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के अंदर अच्छी नज़र आ रही है, और क्वार्टर 4 के अंदर उम्मीद है कि और थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो उम्मीद है कि मार्च के अंदर जो मार्च और अप्रैल जो ऐसा महीना है जिसके अंदर एफआईएस की अगर सेलिंग भी रहती है तो कम रहेगी, और अगर मान लो एफआईएस कुछ बाइंग वगैरह करते तो पॉजिटिव संकेत भी आ सकते हैं। बाकी अभी तक जो ग्लोबली अगर संकेत देखें तो थोड़े वीक हैं। बाकी ईयर ऑन ईयर देखें, बाकी जीडीपी अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 14% से 3.5% हो गई है, मतलब कम हुई है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ 10.1% से 7% हो गई है, मतलब डाउन हुई है। सर्विस सेक्टर 8.3% से 7.4%, ये भी कम हुई है। माइनिंग सेक्टर 4.7% से 1.4%, ये भी कम हुई है। एग्री सेक्टर ग्रोथ 1.5% से 5.6% बढ़ी है। तो एग्री सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है, बाकी सब घटा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बता रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर घटा है। इसी कारण ही हमें इस साल जो ये गिरावट है वो देखने को मिल रही है। मतलब अगर जीडीपी बढ़ती तो क्या है कि मुझे नहीं लगता कि एफआईआई सेल करते, भले ही ग्लोबली संकेत वीक होते, बट इंडिया के अंदर अगर जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, तो सेल नहीं करते। यही चीज़ है। और देखिए इतने टाइम अगर अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जीडीपी वगैरह अच्छी रही है, तो कुछ स्लो डाउन भी आता है, उसके बाद वापस तेजी भी आती है। तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप यूँ मान के चलिए FY25 अब 2025 का साल थोड़ा सा धीमा जा सकता है, बाद में तेजी हो जाएगी। तो कोई ऐसी चिंताजनक तो बात नहीं है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टाइम है कि इन्वेस्टमेंट का, अच्छे स्टॉक्स नज़र में रखिए, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। बाकी देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट का आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। बाकी अभी नेक्स्ट आईपीओज की बात करें तो आईपीओज में अभी तक किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, और जो बड़े आईपीओज हैं इस साल के, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जानकारी दे दूंगा।
तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भाई मार्केट कब तक गिरेगा, ये अनिश्चितताएं क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।